दाखिला नीट के ज़रिए हर स्टेट में एक काउंसलिंग स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो बहुत लोगों को एक भ्रम है कि सीट बच जाती होगी, उसका एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकता है। ऐसा नहीं है। वो दलाल भी नहीं है, वो क्रिमिनल हैं। दलाल उसको कहते हैं जो दलाली करके सही रास्ता दिखा सके, लेकिन वो दलाल भी नहीं है, वो क्रिमिनल हैं, वो ठग हैं, वो फ्रॉड हैं। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ नाइनेक्स। दी न्यूज़ नाइनेक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में एक बार फिर से पूर्व राज्यसभा सांसद और अल करीम यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले जनाब, आपकी सफलता और चेहरे के चमक के पीछे का राज क्या है? देखिए, चेहरे की चमक होती है मेहनत करने से, काम करने से आदमी स्वस्थ रहता है। और आप अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर की मदद होती है, तभी चेहरे की चमक रहती है या इंसान स्वस्थ रहता है। और साथ साथ व्यायाम करना चाहिए, यानी कसरत करना चाहिए, फिर कुछ पैदल चलने की कोशिश करनी चाहिए, तभी सेहत अच्छी रहती है। खाना कम खाना चाहिए, और जब उम्र 40 के ऊपर हो जाए तो और भी खाना में संतुलित रहना चाहिए, इसलिए कि डेवलपिंग एज ख़त्म हो जाता है। जितना आपको डेवलप करना था उतना डेवलप कर चुके, तो जो अब आपके पास जो बॉडी है, जो आपके बॉडी का वेट है और जो लंबाई है, उसको मेंटेन रखना है, तो इतना ही खाना चाहिए कि वो मेंटेन रहे। जब उसके पहले जो समझ में आए खाते रहिए, हालांकि उस पर भी लिमिट है, लेकिन जब एज बढ़ने लगे और ख़ास तौर पर जो जो उम्र बढ़ती है, खाना कम करना चाहिए, खाना चाहिए, तो सेहत अच्छी रहेगी। सर, एक अमूमन सवाल है जो कमेंट बॉक्स में बहुत डॉक्टर्स पूछते हैं कि जब अशफाक करीम साहब से आपकी बात हो, उनसे पूछिएगा। एक मुंबई से बैठे व्यक्ति ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि अल करीम यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल करीम यूनिवर्सिटी, इसका सफ़र कैसा रहा जनाब? जहाँ तक इस संस्था का मामला है, चाहे वो अल करीम यूनिवर्सिटी हो या कटिहार मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल ऑफ नर्सिंग हो, स्कूल ऑफ फार्मेसी हो, स्कूल ऑफ हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज हो, या स्कूल ऑफ आईटी हो, या स्कूल ऑफ फार्मेसी हो, सब यहाँ की ज़रूरतें थी। ये बड़ा पिछड़ा पसमादा इलाका था। ठीक है, हम लोग रहने वाले वैशाली ज़िला के हैं, लेकिन चूंकि ये इलाका बहुत ही पसमादा था, यहाँ कोई अच्छा अस्पताल नहीं था, यहाँ पढ़ाई लिखाई के मामले में कमज़ोर था ये इलाका। वैसे पहले से भी डिग्री कॉलेज है, स्कूल है, वो है, लेकिन टेक्निकल बिल्कुल सन्नाटगी थी, नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ आकर ज़मीन खरीदा। ज़मीन खरीद कर कटिहार मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1987 में हुई, और मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चल रहा था। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से इसका इल्हाक था, यानी एफिलिएशन था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज था, और आज मेडिकल काउंसिल की जगह पे एनएमसी बन गया, उससे रिकॉग्नाइज्ड है। ये हमेशा रिकॉग्नाइज रहा। रिकॉग्निशन के बाद कभी डिरिकॉग्नाइज ये संस्था नहीं हुआ। इसके लिए हम खुशी का इजहार करते हैं। फिर बाद में अल करीम यूनिवर्सिटी 2018 में श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री ने हमें दिया। फिर हम लोगों ने कई स्कूल खोले, मैंने जिसका नाम लिया, और ये स्कूल इसलिए खोले कि कम पैसे में बच्चे पढ़ लें, सारा डिग्री कोर्स कर लें, डिप्लोमा कर लें, जैसे डिप्लोमा फार्मेसी है या और जो डिग्री कोर्सेज है कर लें, ताकि 25 से 50 हज़ार की नौकरी उनको मिल जाए। और ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें नौकरी के इंतज़ार में नहीं बैठना है,
नौकरियां फ़ौरन मिल जाती हैं। अभी नर्सिंग में बच्चे पास किए, वो हमारे ही मेडिकल कॉलेज में सभी लोगों का को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। और जो भी दूसरे कोर्सेज में पास किया उन लोगों ने, सब जगह कोई बैठा हुआ नहीं है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, मिल रहा है। अभी देखा कि 10 जनवरी को हमारे इज़्ज़त माब गवर्नर साहब आए थे, और अभी मेडिकल कॉलेज के अलावा यूजी, पीजी और जिस स्कूल के बच्चे उत्तीर्ण हो चुके थे, कामयाब हो चुके थे, उनको भी डिग्रियां मिली। बच्चों का वक्त, यूनिवर्सिटी होने के बाद बच्चों का वक्त बर्बाद नहीं होता, वक्त पे एग्ज़ाम होता है, वक्त पे रिजल्ट होता है, वक्त पे डिग्री मिलती है। जब बीएन मंडल यूनिवर्सिटी था तो ये 1.5 साल का कोर्स 3 साल लगता था। अब बच्चों का वक्त बचता है, और वक्त बचना चाहिए वक्त पर। इसीलिए यूनिवर्सिटी, आज देखिए कि श्री नीतीश कुमार जी ने, अगर आप मीठापुर जाएंगे तो 7-8 यूनिवर्सिटी एक लाइन से मिलेगी, और हर कोर्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी खुल गई, जिससे सबका एग्जामिनेशन वक्त पे हो रहा है। नीतीश कुमार जी के आने के कबल तो तालीम का जो हाल था, शिक्षा का जो व्यवस्था थी, वो चरमरा चुकी थी। लेकिन आज श्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कितनी यूनिवर्सिटियां बन गई, कितने स्कूल बन गए, बिहार तरक्की किया। और मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का जो ताल्लुक़ है, वो बच्चे नीट देते हैं, पूरे मुल्क के बच्चे नीट एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होते हैं, और उनका अपने स्टेट के हिसाब से या डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके हिसाब से उनके लिए केंद्र से उनका रिकॉग्निशन रहता है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और जो स्टेट में यूनिवर्सिटी है वो स्टेट के एक्ट से रहता है, तो उनका दाखला नीट के ज़रिया हर स्टेट में एक काउंसलिंग स्टैट्यूटरी बॉडी है जो काउंसलिंग करती है। जिस तरह से यहाँ बिहार का पटना में आईएएस भवन में बॉडी है जो काउंसलिंग करती है, और काउंसलिंग करके वो इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सारी संस्थाओं में भेजती है, मेडिकल कॉलेज में। चूँकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में बहुत पैसे नहीं लगते, इसलिए कि वो सरकार पब्लिक फंड से चलाती है, और प्राइवेट कॉलेज में फीस उसी को लगती है जो बजट है, उसी के अनुपात में, उसी के अकॉर्डिंग फीस लिया जाता है। दूसरा कोई सोर्स नहीं है, कोई सरकार के पैसे से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं चलता है, उन बच्चों की फीस से ही चलता है, और रिजनेबल फीस उससे ली जाती है, जिसका नाम चयनित होकर बोर्ड से आता है, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड है, उससे चयनित होकर आता है, उसी का हम एडमिशन ले सकते हैं। बहुत लोगों को एक भ्रम है कि सीट बच जाती होगी, उसका एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकता है। ऐसा नहीं है। जो भी वैकेंसी रहती है, उस वैकेंसी को फिर रिपोर्ट करना पड़ता है, और जब तक वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है तब तक रिपोर्ट करना है, और वहीं से कैंडिडेट आएगा। काउंसलिंग के बाद किसी मेडिकल कॉलेज को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है, 0/0 है। वो अपनी इच्छा से कोई भी दाखला किसी सीट पर, एक और भ्रम लोगों को है कि मैनेजमेंट सीट है, कोई मैनेजमेंट सीट नहीं होती। बिहार में तो मैं कह सकता हूँ बड़ी मजबूती के साथ कि कोई भी मैनेजमेंट सीट नहीं है, और किसी सीट पर भी कोई अपनी इच्छा के मुताबिक दाखला कोई भी कॉलेज नहीं ले सकता है। वो अगर लेगा तो कहीं ना कहीं वो परेशानी में पड़ेगा, बच्चे भी परेशानी में पड़ेंगे और वो भी परेशानी में पड़ेगा। एक बात कहना मैं उचित समझता हूँ कि बहुत लोग ठगा रहे हैं, यहाँ कटिहार मेडिकल कॉलेज के नाम पर भी लोग ठगा रहे हैं। वो कैसे ठगा रहे हैं सर? ठग वो इसलिए ठगा रहे हैं कि उनका नंबर कम रहता है, और उनकी इच्छा होती है, उनके पिताजी की या स्टूडेंट की, कि हमारा एडमिशन हो जाए।
जो दलाल हैं, जो वो दलाल भी नहीं है, वो क्रिमिनल हैं। दलाल उसको कहते हैं जो दलाली करके सही रास्ता दिखा सके, लेकिन वो दलाल भी नहीं है, वो क्रिमिनल हैं, वो ठग हैं, वो फ्रॉड हैं। वो कह देते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, और लालच में लोग पड़ जाते हैं, और पहले वो अकाउंट पर पैसा मांगता है, अकाउंट पर पैसा मंगा लेता है कॉलेज के अकाउंट पर। क्योंकि आप ये कहेंगे कि अकाउंट कैसे जानता है वो, जितने भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, वो पैसा ऑनलाइन भेजते हैं, आरटीजीएस करते हैं, ऑनलाइन भेजते हैं। तो जाहिर है जितने भी स्टूडेंट हैं, जो पास कर चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं या जो आने वाले हैं, वो सब जानते हैं अकाउंट्स, ट्रस्ट का भी, यूनिवर्सिटी का भी, कॉलेज का भी अकाउंट्स जानते हैं, अकाउंट नंबर। ये पोशीदा नहीं रहता है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को पैसा भेजना है, फीस भेजनी है, इसलिए सबों के पास ये प्रॉस्पेक्टस में भी लिखा होता है, ये उनको पता होता है। अब वो कैसे, वो ठग लोग उस नंबर पर कभी 50,000 मंगा लेते हैं, यकीन हो जाता है कि ये कॉलेज या ट्रस्ट का अकाउंट है, इस यकीन पर वो 50,000 भेजते हैं। फिर 2 दिन के बाद दूसरा अकाउंट देता है, कहता है आप इस पर 5 लाख जल्दी भेजिए नहीं तो दिन बढ़ जाएगी। तो लालच में पड़ के कुछ लोग होशियार हो जाते हैं कि आखिर ये अकाउंट फिर बदला क्यों, तो वो वहाँ रुक जाते हैं। तो 85,000 पर पड़ा, और अगर वो ज़्यादा लालच में पड़े तो दूसरे अकाउंट पर 5 लाख रुपए भेज देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। वो ठगा रहे हैं और हमेशा ठगाते हैं। मैं हमेशा इसको अखबार में पुलिस को, एसपी को, आईजी, डीआईजी को हम लोग हमेशा अवगत कराते रहे हैं कि इस तरह की हरकत हो रही है। एक बार तो साइबर कैफे ने पकड़ा भी था, जो अखबार में निकला था, तो ये उनकी मेहनत थी, ऐसे लोगों को चिन्हित किया और पकड़ा। तो देखिए, किसी की हैसियत नहीं है कि एडमिशन कॉलेज में बगैर नीट और विदाउट काउंसलिंग, और उस जो चयनित करते हैं उसके अलावा अलग से कोई कॉलेज एडमिशन ले ले। ये जानना चाहिए जनता को कि ये गलत है। जो फंस चुके, और फिर वो आते हैं कि 50,000 रुपये आपके अकाउंट में गया है, वो तो दे दीजिए। तो सवाल है, हमें देने में कठिनाई होती है। हम कहते हैं कि कहीं किसी अथॉरिटी से आप लिखवाइए, हम लौटा देंगे, लेकिन बगैर किसी अथॉरिटी से लिखवाए हुए अगर हम दे देंगे तो हमारी भी बदनामी होगी। अथॉरिटी को ये जानना चाहिए कि ये ठगा गए हैं, इन्होंने गलत जगह गलत पैसा भेजा कटिहार मेडिकल कॉलेज में 50,000, या किसी कॉलेज में भी। इसलिए कहते हैं किसी अथॉरिटी से लिखवाइए, और आप ज़रूर पैसा वापस 50,000 जो आपको ठगने के लिए पहले ये शुरुआत की, उससे बचिए, ये काम न कीजिए। उसके बावजूद भी हमेशा लोग हर साल ठगाते रहते हैं। तो ये हमें चिंता रहती है कि लोग न ठगाएं और लालच में न पड़ें। बच्चे को इस बात के लिए तैयार करें कि वो नीट क्वालिफाई ही नहीं करे, बल्कि बेहतर नंबर लाए, ताकि उसका अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। पैसे से सिर्फ एडमिशन नहीं होता है, एडमिशन होता है मेरिट से, जो सरकार की तरफ से मेरिट आता है। और ये मेडिकल कॉलेज की बात कहा, उसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं, उसका इम्तहान यूनिवर्सिटी लेती है। वो जनवरी से लेकर के अप्रैल मई तक एडवर्टीजमेंट अलग अलग स्कूल का करती है। जैसे जैसे रिजल्ट होता है इंटर का, या और भी जो भी रिजल्ट होता है जिसके थ्रू एडमिशन हो सका, अब लोग फॉर्म भर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, उनके लिए एडवर्टीजमेंट होता है। और हम ख़ास तौर पर इस इलाके के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, इस इलाके के सीमांचल के बच्चे, कोसी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि ये पिछड़ा इलाका है, वो पढ़ कर निकल जाएं और कम से कम 25-50,000 की नौकरी वो पा लें। हमारी ये कोशिश होती है कि जो उस कंपटीशन में, करीम यूनिवर्सिटी के लिए गए कंपटीशन में जो उत्तीर्ण होते हैं या क्वालिफाई करते हैं, उनका इन ऑर्डर ऑफ मेरिट जितनी सीट है उस हिसाब से उसका दाखिला होता है, नामांकन होता है। अच्छा, जो बच्चे सर नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं और गरीब हैं, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता है? नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई दूसरा रास्ता ना, हिंदुस्तान में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या फिर कोई दूसरे कोर्सेज कर लीजिए, यही रास्ता होगा? हाँ, आप
ज़ाहिर है कि 2 बार 3 बार बैठते हैं, नहीं होता है तो उनको फिर दूसरे कोर्सेज़ में दाखिला लेना चाहिए। हमारा सर एक अमूमन जो सवाल पूरे देश में चल रहा है, नीट पे मार्क्स को लेकर के माइनस मार्किंग का ये मामला उठा है इस वक्त। इस मसले पर आपका क्या कहना है? नहीं, माइनस मार्किंग का सवाल नहीं उठा है। जो पहले जो क्वालिफ़ाई किए थे, उसके मार्क्स को घटाने का काम किया है। जनरल स्टूडेंट्स के लिए 7 परसेंटाइल, 7 परसेंटाइल और पिछड़ों के लिए यानी बैकवर्ड्स के लिए, अति पिछड़ों के लिए 5 परसेंटाइल और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 0 परसेंटाइल ये किया है। अब ये क्यों किया है, वो तो जो इसकी बॉडी है, जो नीट लेती है, वो बता पाएंगे कि इसको कैसे किया है, क्यों किया है। ये मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता हूँ इस बारे में। सर एक कंट्रोवर्शियल सवाल है जो कमेंट्स में लोगों ने पूछे थे पुराने वीडियोस में, कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का एक मसला देखा गया, एक मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, आप भी एक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, और हमारा साफ साधारण सवाल है, क्या कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलाने में कोई रिलीजन बाधक है या फिर नहीं? जैसे कश्मीर के बारे में मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक कॉलेज के चलने का मामला है, अगर जो भी क्राइटेरिया पूरा करता है और किसी तरह का की कंट्रोवर्सी नहीं होती है, अगर कंट्रोवर्सी होती भी है तो उसके लिए जांच कमेटी है, जांचती है, सही पाया जाता है तो कॉलेज चलता रहता है सुचारू रूप से। हमें तो ऐसी कोई कठिनाई न केंद्र सरकार से आती है, न राज्य सरकार से आती है, बल्कि सपोर्ट है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का सपोर्ट है, तभी यहाँ मेडिकल कॉलेज चल रहा है। यही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में। सर जिस तरह से किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाना होता है, उसमें क्या होता है कि पुराने टीचर्स जो रहते हैं या पुराने फैकल्टीज़ जो रहते हैं और जो नए फैकल्टीज़ के एंट्री होता है, तो इस चीज़ को बैलेंस कैसे करें? नहीं नहीं, इसको बैलेंस करने का सवाल नहीं है। जो डिग्री सबकी लगभग एक ही होती है, उनके एक्सपीरियंस पर कितना साल उन्होंने काम किया, ये रेगुलेशन बना हुआ है ऑलरेडी। ये एनएमसी का रेगुलेशन है मेडिकल कॉलेज के मामले में या यूजीसी के मामले में, ये बना हुआ है। तो उस रेगुलेशन के मुताबिक कुछ पेपर पब्लिकेशन होता है, जो इंडेक्स जर्नल में वो पब्लिकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब ये सब सारे क्राइटेरिया वो पूरे करते हैं तो फिर 3 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं। फिर वो 4 साल बाद अगर ये सारा क्राइटेरिया जो डिफाइंड है तो वो एसोसिएट होते हैं। फिर 3 साल का और तजर्बा एसोसिएट होता है, 3 साल वो काम कर लेते हैं। तो और भी जो क्राइटेरिया है, जैसे मैंने कहा पेपर पब्लिकेशन है, और भी कुछ बहुत सारा सब कुछ करना है, ये सब अगर वो कर चुके होते हैं, रिसर्च है वो कर चुके होते हैं, तो फिर वो प्रोफेसर होते हैं। तो प्रोफेसर का काम अपना है, एसोसिएट का काम अपना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का काम अपना है, सीनियर रेजिडेंट का काम अपना है, जूनियर रेजिडेंट का काम अपना है। ये सब डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड है रेगुलेशन में, उस तरह से काम होता है। और मेडिकल कॉलेज ही में नहीं, डिग्री कॉलेज में भी ऐसा ही है, डिग्री कॉलेज में भी ऐसा ही है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऐसा ही है, सारे शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे ही होता है। वह क्राइटेरिया बना हुआ है सबका कि कौन क्या करेंगे, कब कौन सीनियर होंगे, कब कैसे एसोसिएट होंगे, कब कैसे प्रोफेसर होंगे, ये ऑलरेडी क्राइटेरिया बना हुआ है। उस क्राइटेरिया के तहत जो डिफाइंड है उससे यूनिवर्सिटी और कॉलेज चलती है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्रांति की सबसे बड़ी जगह होती है लाइब्रेरी। सर लाइब्रेरी का क्या महत्व है, ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, लाइब्रेरी बून है, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बून है। बच्चे सब किताब नहीं खरीद सकते, सारे स्टूडेंट्स सारी किताबें नहीं खरीद सकते हैं। तो लाइब्रेरी रहने से ये सहूलत होती है कि उनको फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ता, और जाहिर है कि हर तरह की किताब, आप एक एग्जांपल लेते हैं, आप जैसे नीट की बात हुई, तो नीट में मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक के जितनी भी पढ़ाई है, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितना भी कोर्सेज है, टोटल से क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट ईयर का भी पढ़ना है, सेकंड ईयर भी पढ़ना है, थर्ड ईयर भी पढ़ना है, फोर्थ ईयर भी पढ़ना है,
फाइनल ईयर का 6 महीना भी पढ़ना है, तो इतने कोर्सेस हैं, तो बच्चों के पास इतनी फॉर एग्ज़ाम्पल इतना किताब नहीं होगा, तो ज़ाहिर है हर किताब जब तक लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होगी, तो बच्चे को नीट देने में परेशानी होगी। कल रिसर्च का मामला है, रिसर्च में परेशानी होगी। लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ बैठकर टीचर भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहें वो भी पढ़ते हैं। हमारे यहाँ फॉरेन जर्नल भी आता है, इंडियन जर्नल भी आता है, रेफरेंस बुक भी है, टेक्स्ट बुक भी है। ये सारी किताबें कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट नहीं खरीद सकता है। कभी उसको मेडिकल में रिसर्च के लिए उसको रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी बहुत महंगी किताब है। फॉरेन राइटर्स हैं, उनकी किताब है, डॉलर में आती है। आज 90-92 रुपया आपसे बताएं, ये $1 के बराबर है हमारा रुपया। तो आप सोचिए कि कितनी महंगी पड़ेगी वो किताबें। तो लाइब्रेरी जब तक नहीं होगी, तो वो अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, रिसर्च नहीं होगा। टीचरों को पढ़ना पड़ता है, वो लाइब्रेरी में जाकर बैठकर पढ़ते हैं, चाहे जहाँ की भी लाइब्रेरी हो। जब वो 4 घंटा पढ़ते हैं, तब बच्चों को का क्लास ले पाते हैं। तो लाइब्रेरी तो एक बोन है, बगैर लाइब्रेरी किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सोच ही करना ये सही नहीं है। डे टू डे की खबर न्यूज़पेपर से आती है, जर्नल से आती है। आज के दिन में तो डाउनलोड करते हैं जर्नल, तो ये एक्सेस भी बहुत ज़रूरी है। आपको डे टू डे का दुनिया में क्या हो रहा है, वो आपको जर्नल से मिलेगा, या एक्सेस जो डेली आप डाउनलोड करते हैं, आप मैगज़ीन या जो भी रिसर्च, वो आपको मालूम होता है। आज के दिन में सिर्फ बुक नहीं, बल्कि कंप्यूटर्स की दुनिया है, डिजिटल की दुनिया है। वो सारी सहूलतें जब तक लाइब्रेरी में नहीं होगी, तब तक लाइब्रेरी इनकम्प्लीट। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहरहाल दर्शकों, आपके तमाम सवाल हमने पूछे। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फ़ेसबुक पे देख रहे हैं तो फ़ेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।